अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल ने चमोली जनपद में चीनी सीमा से सटे मसूरी में आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ जवानों से मुलाकात उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरहद पर तैनात जवानों के जोश और जुनून पर हम सबको गर्व है। उसी दौरान बद्रीनाथ बाबा के दर्शन और पूजा की। राज्यपाल ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में सरहदों पर तैनात देश के जवानों के जोश और जुनून पर हम सबको गर्व है। इस दौरान उन्होंने जवानों से उनकी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, एडीएम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनी, सीओ पुलिस नताशा सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। और जिस सीट पे मैं उनके ऑफिस में जाने से पहले बैठा था उसी में बैठा और मैंने हाथ जोड़ के प्रभु को याद किया। तो मैंने वाहेगुरु को पूछा कि वाहेगुरु बिन्नू कैसे बनाता है क्या, तो मेरे को कैसे बना दिया है आपने। तो मेरे को उस वक्त में ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को नहीं बनाया, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे को इज्जत दी है, हम सबको एक रिस्पेक्ट दी है। तो जो मैं गवर्नर बना हूं ये हर एक सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत के कारण और आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए मेरा ये धर्म बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरा रोल बनता है कि मैं जब आपको जरूरत है तो मैं आप उस जरूरत पे आपको मदद करूं। तो मैं ये राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर विश्व एवं जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्विनाम एवं विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल ने सभी तीर्थ पुरोहितों से भेंट करने के बाद बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण की कामना की। साथ ही जिलाधिकारी ने उन्हें विभिन्न चरणों में केदार घाटी में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करते हुए आने वाले समय में होने वाले कार्यों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई। जीवन में कुछ कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो प्रभु खुद बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का भी क्षण उसी प्रकार शिव जी का वरदान है, प्रभु का वरदान है, वाहेगुरु का वरदान है। सच कहूँ तो ये जो स्थान है इतना पवित्र है कि यहाँ पर अपने आप से ध्यान लग जाता है। प्रभु का आशीर्वाद कैसे गिने उसको। आज जो मौसम दिया है, आज जो क्षण दिया है, आज जो अवसर दिया है, इतने भक्तजनों के साथ में ये क्षण दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन ही सफल हो गया कि इस क्षण में प्रभु की प्रेयर, अरदास शुरू थी। और जो प्रभु के द्वार में, प्रभु के आंगन में, प्रभु के उस स्थान, पवित्र स्थान के ऊपर में जो पूजा मंत्र हैं, उनकी ध्वनि अपने आप में अलग है। मैंने पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए आज प्रार्थना की कि प्रभु अपना मेहर भरा हाथ हम सब पे रखे। मैं प्रभु को ये भी शुक्रगुजार करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अभी हाल ही में हुए मॉनसून के अंदर में प्रभु ने हर उत्तराखंड में, हर एक उत्तराखंडी के ऊपर में अपना हाथ रखा, मेहरबानी की। मैं प्रभु से पूरे भारत, उत्तराखंड और सबकी खुशहाली, समृद्धि और अच्छी सेहत के लिए पूजा करता हूँ। आज का ये क्षण अपने आप में इतना गहरा है, इतने आत्मिक स्तर पर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम नमो शिवाय, वाहेगुरु। उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर महीने में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगपति प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन के दौरे पर भी हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर तंज किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था।
त्रिवेंद्र सिंह रावत का गणित कुछ कमजोर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ अधिक ही गणित के आंकड़े लगा रहे। हाँ सर, सरकार जो इन्वेस्टर सबमिट कर रही है उसमें 2.5 लाख करोड़ के निवेश का सरकार ने अनुमान लगाया है। आप लोगों का अनुमान इसमें क्या है? भाई एक मामले में ज़रूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित ज़रा सा कमज़ोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, नहीं किए थे, और ये ज़रा ज़्यादा लक्ष्य रख करके लगाए। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की ज़मीनें बिक गई सारी। मंत्रा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की ज़मीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया है वो खोखला साबित हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी। केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वे केवल अमीरों के लिए। केंद्र और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को खत्म कर रही है। सरकारी पदों को ना भरना भी आरक्षण को खत्म करना है। हमारा मानना है कि इस जो आज की सरकार है, चाहे दिल्ली की हो चाहे भाजपा की राज्यों की सरकारें हों, ये सामाजिक न्याय ऊपर विशेष तौर पर आरक्षण की जानबूझ करके हत्या कर रही हैं। जब पद ही नहीं भर रहे हैं, पद सृजित ही नहीं होंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग समाप्त होंगी, तो जो है कहाँ से जब नौकरियाँ नहीं रहेंगी तो फिर आरक्षण अर्थहीन हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय की हत्या कर रही हैं और आर्थिक रूप से इनकी जो नीतियाँ हैं वो केवल अमीरों को अमीर बना रही हैं। चंद 2, 3, 10 लाख अमीर हो रहे हैं, उसको ये विकास का तरक्की का पैमाना मान रहे हैं। हमने तय किया है कि जब तक निम्न मध्यम वर्ग और गरीब की प्रति परिवार औसत वार्षिक आय वृद्धि को हम तरक्की का मानक मानेंगे, और हम जो है कितना खर्च हुआ उसके एवज में कितने पद सृजित हुए, कितनी नौकरियां सृजित हुई, काम सृजित हुए, ये पैमाना मानेंगे। तो आर्थिक न्याय। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस साल डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा है और वह खुद इसके शिकार हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि किसी संस्था के साथ मिलकर रक्तदान करवाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि डेंगू का साइकिल हर 3 साल तक चलता है और इस साल इसका प्रकोप मैदान से लेकर पहाड़ तक दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा किसी को देखते हुए आने वाले 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उनकी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें ताकि इसका लाभ ज्यादा लोगों को मिल सके। कि हमने जब ये डेंगू के पेशेंट बढ़ने शुरू हुए और एक अनुमान भी था हमको कि इस बार ये बढ़ेगा, क्योंकि इसका साइकिल 3रे वर्ष का है, तो अनुमान था कि इस बार ये बढ़ेगा। पुराना अनुभव था, तो मुझे लगा कि इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने देवभूमि विकास संस्थान, जो एक हमारी स्वयंसेवी संस्था है, उनको लोगों को बुलाया वहाँ पर, अपने जो उसके पदाधिकारी हैं, और हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पर ब्लड कैंप की शुरुआत करी 3 सितंबर को। और ये जो फौरी ज़रूरत थी उस ज़रूरत को पूरा करने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि उसका इतना प्रभाव रहा कि तमाम संस्थाएं भी आगे आई। मैंने तमाम संस्थाओं से भी आह्वान किया कि आप लोग भी आगे आइए। तो लगभग 1000 यूनिट हमने पहले फेज में, 1000 प्लस पहले फेज में, यानी 13 सितंबर तक हम लोगों ने पूरा किया। हमने 13 सितंबर तक ही पहला फेज लिया था, क्योंकि इतना ब्लड हो जाएगा कि कुछ दिन हमको फिर उसकी आपूर्ति हो सकेगी। उसके बाद
कुछ संस्थाओं ने फिर प्रोग्राम रख दिए, DAV हरिद्वार ने रख दिया, तो वहाँ पर भी फिर एक प्रोग्राम और हुआ। और अब 1 अक्टूबर जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में जिसको मनाया जाता है, उस दिन मेगा ये ब्लड डोनेशन कैंप ये अमरीक हॉल देहरादून में रखा गया है और इसमें 1000 से अधिक लोगों ने अभी तक आवेदन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि 30% अगर हम लोग माइनस भी माने तो 700 से अधिक लोग, और मुझे लगता है कि देहरादून का आज तक का ये सबसे बड़ा कैंप होगा। मौली के जोशीमठ में हुए भू धसाव जैसे हालात दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा ना हो, इसके सबक लेते हुए एक और शहरी विकास मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्र के जोखिम वाले भावनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाने का निर्णय लिया है। वहीं विभाग के इस निर्णय के बाद राजधानी देहरादून का जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया। राजधानी में बनने वाले भावनाओं की व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके, नक्शे के साथ साथ सभी नियमों का पालन कराया जा सके और खतरे के लिहाज से जो भवन ज्यादा संवेदनशील है ऐसे सभी वाहनों की व्यवस्था ठीक की जा सके और उसमें सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। हल्द्वानी के वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन पहले 10 बीजेपी नेताओं को दायित्व सौंपा गया है, जिसमें अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ अनिल कपूर डब्बू का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को और जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। ये जो पद मिला गया है ये जनता की सेवा के लिए मिला है। मैं किसानों के लिए भी काम करूंगा, सरकार के और पक्षों को भी देखूंगा, कोई जनता परेशान ना हो, अधिकारी किसी को परेशान ना करें, क्योंकि मुस्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। लगातार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहीं कोई परेशानी ना हो, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और जहाँ तक मंडी परिषद का अध्यक्ष के नाते मैं पूरी ईमानदारी और के साथ प्रदेश के किसानों के हित में जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं काम करूँगा। प्रदेश की मंडियों को किस प्रकार से और आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जाएगी लगातार, क्योंकि किसानों को लेकर मेरा निश्चित रूप से मानना है किसान प्रदेश की शान है, जान है और उनको उसका उचित मूल्य मिले, जिनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कहीं उनके साथ कोई करप्शन जैसी चीज ना हो, ये सब चीज मैं देखूंगा। और कहीं कोई अगर कोई गड़बड़ करता पाया गया, किसानों के हित के विरोध में काम करता पाया गया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल स्टेट बने, तो आज की डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर विदेशों तक लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ के लाखों नौजवानों को इससे लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण मां प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजनाओं में शामिल है। श्रद्धालुओं को सुविधा के दृष्टिगत बद्रीनाथ में रात दिन कार्य प्रगति पर है। तीर्थ यात्रियों को आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने निर्माणदायों संस्थाओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कहा, लूप रोड पर कोबल स्टोन बिछाने का कार्य तेजी से पूरा किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ महायोजना के अंतर्गत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट सिविक एम्यूनिटी सेंटर, ISBT लेक फ्रंट अराइवल प्लाजा एवं हॉस्पिटल एक्सटेंशन कार्य का निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश दिए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले से अस्पताल में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जहां अहम कदम उठाने की बात कही है, वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जो भी अस्पताल इसके लिए चिन्हित हैं वहां पर लोगों को लाभ मिल रहा है और जो अन्य
प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहे हैं, उन तमाम लोगों से शासन द्वारा बात की जा रही है, उनकी इनक्रेज किया जा रहा है ताकि वह लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दे सकें और लोग उसका फायदा भी उठा सकें। देखिए, आयुष्मान में जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं और वही जो है आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है कार्ड धारकों को लाभ देते हैं। जो एम्पैनल्ड नहीं हैं वो उन हॉस्पिटल्स में जो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों ने मीटिंग भी की थी उनके साथ, माननीय मंत्री जी के स्तर पे भी उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग हुई थी। हमने उनको इनकरेज किया है कि आप आयुष्मान योजना के साथ आप भी जुड़ें और जनता को जितना लाभ हो सके आप भी पहुँचवाएं। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय कुमार पचवादून दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम थाना क्षेत्रों का जायजा लेकर आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने नशा और अवैध खनन की रोकथाम को लेकर संबंधित थाना क्षेत्र को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पचवादून भ्रमण में मेन उद्देश्य है कि हमारे जो यहाँ पर मुख्यालय से काफ़ी दूर पड़ जाते हैं थाने चौकी, और इनकी विजिट करने पर जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, खासकर जो हमारा स्टाफ यहाँ पर है, उनसे 1-to-1 जानकारी भी ले ली जाए, बातचीत कर ली जाए। जो थाने के अपराध पुराने पेंडिंग हैं और जो और भी समस्याएं क्षेत्र की होती हैं, इंडिविजुअल जो थानेवार होती है, जैसे नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी इधर देख रहे हैं, देहात क्षेत्र में भी है, उन सब पर एक सबसे अनौपचारिक रूप से बातचीत हो जाए, हमारे स्टाफ से भी हो जाए, उनकी वेलफेयर के लिए भी क्या व्यवस्थाएँ हैं उसको भी क्या और बेहतर कर सकते हैं। एक तरह से इंटरेक्शन रखा है अपने स्टाफ के साथ, खासकर अभी जो हमारे इधर पचवादून के थाने चौकी है और क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, अगर हम लोगों से थोड़ी जानकारी मिल जाए तो उस पर फिर आगे एक वर्क किया जा सके। सर, नशे का राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की है। इसी कड़ी में एनआईए की टीम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी एक गन डीलर के यहां छापा मारकर गन डीलर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में भी एनआईए की टीम ने छापे की कार्रवाई की है। देहरादून के गन हाउस मालिक के घर एनआईए की टीम पहुंची और गन हाउस के मालिक प्रशिक्षित नेगी को गिरफ्तार किया है। गन हाउस के मालिक को बीते 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। एनआईए की टीम की इस कार्रवाई पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है इसकी कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक आई थी यहाँ पर पुलिस से, चूंकि उनके द्वारा जब भी रेड की जाती तो लोकल पुलिस से इसमें सपोर्ट लिया जाता है और चूंकि इनकी कार्रवाई काफ़ी गोपनीय रहती है तो इस संबंध में जानकारी मिली है कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक जो गन का शॉप थी जिसके पास वो पूर्व में भी मामले में अरेस्ट हुआ था 2-2.5 साल पहले, उसी मामले में एनआईए द्वारा यहाँ पर रेड की गई है। क्या उनसे फाइंडिंग्स निकली है, क्या उसमें एविडेंसेस आए हैं, चूँकि इस संबंध में उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये इस बात की कभी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा यहाँ रेड की गई है घर पर, उसके रेजिडेंशियल आवास पर, साथ ही साथ एक शॉप भी है नगर निगम के पास जहां पर भी सर्च के लिए टीम गई हुई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम और हकीकत के साथ लालकुआं शहर में जुलूस में हुए ए मोहम्मद निकाला गया। वहीं जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान मुस्लिम समाज में खास उत्साह देखा गया। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रज़ब माह के 12 रबीउल अव्वल की पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जश्न ईद मिलादुद्दीन के रूप में मनाते हैं। साथ ही शहर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाता है। जुलूस ए मोहम्मदी में मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में शामिल होते हैं। साथ में भी जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान लालकुआं शहर में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दी ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। जश्न ईद मुलादिवी के मौके पर सितारगंज शहर समेत आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक स्थल और गली मकानों को इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सजाया है। इलेक्ट्रॉनिक झालरों के सजाने के बाद पूरा शहर रोशनी से जगमगा गया है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मुस्लिम समाज जश्न मिलादुद्दीन के रूप में मनाती है। जश्न ईद मुलादुद्दीन के मौके पर शहर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाली जाती है, जिसमें आसपास के मुस्लिम समाज के लोग समेत शहर के लोग शामिल होते हैं। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सितारगंज शहर में पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि कोई अनहोनी घटना न घट सके।
हुजूर हमारे हुजूर की जो है पैदाइश हुई थी 11 रबीउल अव्वल की, और इसको जो है पूरा वर्ल्ड जो है इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं शरीफ को धूमधाम से मनाते हैं। और 11 तारीख को इसकी रोशनी होती है, 12 तारीख को इसका जुलूस निकलता है। और पसमादा समाज की तरफ से मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। समस्त पसमादा समाज के लोगों को मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं शरीफ की बधाई देना। जसपुर में बाबा भरपूर शाह की मजार के पास से जश्न ईद मुलादिबीन का जुलूस निकाला, जो नगर के विभिन्न रास्तों से होते हुए बाबा भरपूर शाह के मजार के पास समाप्त हो गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नबी की शान में नारेबाजी की और नियाज फतेहा कर मिष्ठान वितरण किए। तो वहीं मुफ्ती गुलफाम अहमद ने मुल्क और कौम को तरक्की के लिए दुआ करी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद रही। बारह वफ़ात का ये है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात दोनों हमारे लिए रहमत हैं, और सब कुछ मिला ही हमें विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े से है। विलादत मुस्तफ़ा से पहले का अगर दौर जहालत आप देखें तो कौम के हालात ऐसे थे कि बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन जब आमद मुस्तफ़ा हुई ना तो बेटियों के लिए आका ने इरशाद फरमाया कि बेटी तुम्हारे लिए रहमत होती है। तो आज बापों को तमाम को अपनी बेटियां अच्छी लगती हैं। उस वक्त का बाप बेटी को रात में निकलता था ना तो दफन करने के लिए निकलता था, और आज का बाप निकलता है तो बेटी को बचाने के लिए निकलता है। ये सब कुछ आमद मुस्तफ़ा से मिला है हमें। तो आमद मुस्तफ़ा से जो इनक़िलाब आया, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, तो आका ने हमारे माँ बाप का अदब हमें बताया, माँ के कदम के नीचे जन्नत बताई, बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया। ये सब कुछ आमद मुस्तफ़ा से है ना। आप चारों तरफ जो बहारें देख रहे हो, और सबसे अच्छा आपको जो मज़हब मिलेगा मज़हब इस्लाम है। गवर्नमेंट तो आज नारा दे रही है कि बेटी को बचाओ, लेकिन मेरे आका ने 1400 साल पहले इस चीज़ का नारा दिया है कि बेटी को बचाओ, बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। ये सब कुछ आमद मुस्तफ़ा है ना। तो इस मौके पर हम फरहत का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, और ये ज़माने को बताना चाहते हैं कि सब कुछ जो मिला है वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला है। इसलिए इस कौम मुस्लिम के लिए जो आइडियल है ना वो हमारे आका हैं। हमें अपने आका के कदम के पीछे नक्शे कदम पर चलना है। यही इस मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम। आपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।